अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को प्रीवियस लेक्चर समझ आ गए होंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। कि अगर हमारी फोर्स वेरिएबल है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या उसका एंगल चेंज हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है हम उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड करें। ग्राफिकल मेथड में तो ये है कि स्मॉल पैचेस में डिवाइड करें और फिर वो तमाम एरियाज का जो है वर्क डन वो अलग अलग कैलकुलेट करें और उसकी समेशन करें। लेकिन हमारे पास ज़्यादा इजी मेथड उसमें ये था कि हम समेशन फार्मूला लगाएं और तमाम पैचेस के अलाउंग जो है वो वर्क डन कैलकुलेट कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक 4.3 है आपके चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें हमने देखना है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने से पहले बच्चों हम समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ होती है। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनमें से किसी भी चीज़ का अगर कोई मास है तो बच्चों वो हर दूसरी चीज़ पर जिसका मास हो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करती है। उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और उस ऑब्जेक्ट के गिर्द जो उसकी रेंज होती है, जहां तक वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इसको मैं और आसान कर देती हूँ आपके लिए। आप सपोज कर लें बच्चों, आपके पास ये अर्थ है और आपको पता है कि अगर कोई चीज इसकी सरफेस पे पड़ी हो, लाइक एक बॉल ही पड़ा हुआ है अर्थ पर, तो अर्थ इस पर एक फोर्स लगाएगी, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए। अगर ये चीज थोड़ी सी ऊपर चली जाए, थोड़ी स्पेस में चली जाए, यहाँ पर मिड एयर में पहुंचती है, तो आपको पता है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ये कोशिश करती है जमीन की तरफ आने की। तो ये क्यों कोशिश करती है? ये जमीन के फील्ड की वजह से, जमीन के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से नीचे आने की कोशिश करती है। तो वो रीजन या वो स्पेस जहां तक अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज जिसका मास मौजूद है उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जैसे इस रूम की 4 वॉल्स मुझ पर अपना ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई करने की कोशिश कर रही हैं, मुझ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा रही हैं, बट व्हाई आई एम नॉट मूविंग टुवर्ड्स देम। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड मुझ पर इफेक्ट कर रहा है। जबकि ये जो वॉल है इसका मास बहुत कम है अर्थ के मास से, तो इसका फील्ड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट करूं। सिमिलरली अगर ये बोर्ड है तो ये भी मुझ पर एक फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और ये ट्राई करेगा कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं, लेकिन इसका फील्ड अर्थ के फील्ड के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि मैं इसकी तरफ मूव नहीं कर रही। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को, कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या। ग्रेविटेशनल फील्ड the space and or region the space or region around an object in which it can attract other objects is called its gravitational field। ग्रेविटेशनल का कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि हर ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड होता है,
उसके इर्द गिर्द उसकी रेंज जहां तक वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगा सकता है, उसको उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यहाँ पर बच्चों हम फोर्सेस को भी दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और कॉन्टैक्टलेस फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों? जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो दो फोर्सेस हैं कि जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है और जिस पर लगा रहा है, जब तक ये फिजिकल कांटेक्ट में ना आए कोई फोर्स भी वहां पर नहीं लगेगी। जैसे रोड और गाड़ी के दरमियान में रोड जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है आपकी व्हीकल के टायर्स पर या आपकी व्हीकल की जो डाउनवर्ड सरफेस है उस पर, बच्चों जब तक आपकी व्हीकल उसके साथ इन टच नहीं होगी वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स फील नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं कि ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। जबकि कुछ फोर्सेस हैं जो कॉन्टैक्टलेस फोर्सेस होती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कॉन्टैक्टलेस फोर्स है। आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट में यहाँ से भी छोड़ दूं इसको अपने हाथ से, तो जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, हालांकि इसका और अर्थ का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये तेजी से नीचे जाएगा। किस वजह से नीचे जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जाएगा। तो कॉन्टैक्टलेस फोर्सेस में हमारे पास आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमें क्या पता चला कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपके पास है इसमें जो फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है वो कॉन्टैक्टलेस फोर्स होती है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी हमने देखी, इट इज अ कॉन्टैक्टलेस फोर्स। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की कि हर दो बॉडीज जिनका मास होगा उनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होगी। Gravitational force is present between each two objects which have some mass। यानी जो अर्थ फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो जब भी लगाती है जब उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, ठीक है, वरना जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता। तो आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है, हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, और हम वर्क डन कैलकुलेट करने से पहले ये देख लेते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो बच्चों फील्ड की भी दो टाइप्स है। फील्ड या तो कंजर्वेटिव होता है या नॉन कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड से क्या मुराद है ये देखते हैं। फील्ड की भी दो टाइप्स है, कंजर्वेटिव फील्ड and non-conservative field। क्या मुराद है बच्चों कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड से? वो फील्ड जिसमें जब आप ट्रेवल करें तो आप जो मर्जी पाथ लें, आपको पता है अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो तो हमारे पास वेरियस हम पाथ फॉलो कर सकते हैं, इन्फिनिट रास्तों से हम जा सकते हैं उस तक। लेकिन क्या कि कंजर्वेटिव फील्ड में जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप किसी भी पाथ से जाएं और आप किसी एक पाथ के अलोंग अगर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा दूसरे वाले पाथ के वर्क डन के बराबर आएगा। ठीक है, यानी उसके जितने भी पाथ्स होंगे जो आप फॉलो करें उसमें वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वर्क डन की वैल्यू सेम रहती है। जबकि जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है हमारे पास, उसमें आपके पास वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। अगर आप पाथ चेंज करें तो वर्क डन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम कंजर्वेटिव फील्ड को जरा सा डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर।
that conservative field is that in which work done is independent of the path followed. फिर ये डिपेंड किस पे करता है? It only depends on the initial and final point of path. जबकि जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है इसमें बच्चों वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। जैसे आप पाथ चेंज करेंगे वर्क डन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल नहीं बल्कि जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं जो आपके पास लगती हैं, तो उन अगर आप जैसे एक रोड है वो उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन है तो जाहिर बात है वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स फील होगी, और एक रोड जो है वो थोड़ी स्मूथ है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी कम महसूस होगी। तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्सेस का जो फील्ड होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड को हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? दरअसल हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फील्ड से, वो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, ये हमारा मेजर कंसर्न है कि जब हम अपने ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क डन कैलकुलेट करें तो क्या वो फील्ड किस नौइयत का निकलता है हमारे पास। तो इसके लिए हम थोड़ी सी कंसीडर करेंगे कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं बच्चों। ए और बी, और हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। हम वर्क डन कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की के फोर्स नहीं है, फील्ड है। तो जो ये पॉइंट ए है यहाँ से हमने जाना है पॉइंट बी तक। तो हमने कैसे जाना है? एक बात तो हमारे पास ये है, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करने के लिए हमारे पास इनफिनिट रास्ते हैं। मैं यूं चली जाऊं, ठीक है, वेरियस पाथ्स हैं, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं यूं जाऊं, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करूं और फिर ऊपर चली जाऊं थोड़ा वर्टिकल डिस्टेंस कवर करके, तो मैं बी तक पहुंच सकती हूँ। सही है। इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं और बी और डी के दरमियान की हाइट को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एच है। इस तरह से एक और पाथ है हमारे पास जो फॉलो किया जा सकता है। पहले मैं थोड़ा सा वर्टिकल डिस्टेंस कवर करूँ और फिर वहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ा सा फासला अगर कवर करूँ तो भी मैं बी तक पहुंच सकती हूँ। तो इस पॉइंट को हम सी कह देते हैं, इसको हम कहते हैं पाथ 1, ये ए डी बी को, और ए सी बी को हम कह देते हैं कि हमारे पास पाथ 2 है। ये मैंने 3 पॉसिबल पाथ्स के अलॉन्ग हम वर्क डन कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारा ये कंजर्वेटिव फील्ड आता है या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो बच्चों ये जो दरमियान वाला रास्ता है आप इसको स्ट्रेट भी कंसीडर कर सकते हैं। हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास पाथ 3 है। अब देखें कि अगर मैं ए से बी पर जाना चाहती हूँ और मैं पाथ 1 को अगर फॉलो कर रही हूँ तो मेरे पास पहले मैं ए से डी तक जाऊंगी, उसके बाद मैं डी से बी तक जाऊंगी। तो इस रास्ते के अलॉन्ग जो वर्क डन होगा प्लस इस रास्ते के अलॉन्ग जो वर्क डन होगा, उन दोनों को ऐड करूं तो इस पाथ का टोटल वर्क डन मेरे पास निकल आता है। तो
तो पहले इस पाथ का वर्क डन हम निकालते हैं। WADB बराबर होगा हमारे पास वर्क डन अलोंग AD पैच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लस WBD, या DB कहते हैं आप, डजंट मैटर। अगर मैं ये दोनों पाथ्स ऐड करूं तो मेरे पास WAD भी निकल आएगा। तो बच्चों अगर मैं पहले WAD निकालना चाहूँ, वर्क डन अलोंग AD पाथ, आपको पता है बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस तरह से आगे जा रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल। इस पर जो फोर्स लग रही है, जो कि हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स की ये डायरेक्शन है। तो इसमें हमारे पास इन दोनों के दरमियान एंगल आएगा y का 90 डिग्री का, ऐसे क्या। तो हमारे पास जो वर्क डन है उसका फार्मूला है FD cos थीटा। अब cos थीटा तो हमारे पास है 90 डिग्री, FD cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू देता है यानी 0 वैल्यू देता है, तो WAD हमारे पास आ जाएगा। अच्छा क्लास, ये हॉरिजॉन्टल पाथ के अलोंग हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है, और अब हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना है वर्टिकल पाथ के अलोंग, यानी कि WBD के अलोंग। अब वो देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है वर्क डन। WBD, आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, आप जाना चाहते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट को लेकर बी पॉइंट पर, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स लग रही है ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में, एंगल आएगा 180 डिग्री। तो आप वर्क डन कैसे निकालेंगे, FD cos 180 डिग्री। बच्चों अब D यानी डिस्प्लेसमेंट जो है इसका, ये फासला जो था मैंने उसको तो h कहा हुआ है यहाँ पर, तो मैं D की जगह पे h सब्स्टिट्यूट करूंगी। और आपको पता है कि फोर्स हमारे पास बराबर होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ma के, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो फोर्स की जगह पर भी मैं mg पुट कर सकती हूँ इस इक्वेशन में। तो मेरे पास क्या आएगा, ये WBD माइनस mg फोर्स की जगह पर, इसकी जगह पर h, और बच्चों cos 180 डिग्री पर वैल्यू देता है -1। आपके पास आंसर आएगा -mgh WBD के अलोंग। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, यानी WAD और WBD की वैल्यू पुट करें ऊपर वाली इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन 1 है, तो हमारे पास टोटल वर्क डन क्या आएगा WADB के अलोंग, वो हमारे पास आएगा 0। WAD तो 0 है हमारे पास, और WDB हमारे पास है -mgh। तो ये टोटल वर्क डन आएगा हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -mgh। अब मैं दूसरे पाथ के अलोंग वर्क डन कैलकुलेट करने लगी हूँ, और वो है पाथ 2। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि ये वर्क डन है। वर्क डन अलोंग पाथ 1 यानी कि ADB। अब बच्चे हमने जो है ना वो सेकंड पाथ के अलोंग वर्क डन कैलकुलेट करना है, और वो देखते हैं जब हम A से C के दरमियान में जाएंगे, वो सिमिलर है ना BD के, तो हम इसको यूं लिख देते हैं डायरेक्ट बगैर कैलकुलेट किए, यानी WAC भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, और आपके पास है WAC प्लस WBC, या C भी लिखते हैं। वर्क डन अलोंग पाथ 2 यानी कि ACB कैलकुलेट करने लगे हैं हम। ठीक है बच्चों, तो वो देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा।
बच्चों WAC के अलॉन्ग तो हमारे पास जो पाथ वर्क डन आएगा वो वही आएगा जो WBD के अलॉन्ग आया था, यानी -mgh, और BC के अलॉन्ग जो कि डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल अगेन 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये आएगा 0। तो टोटल जो वर्क डन होगा WACB का वो भी 0 होगा हमारे पास। अब ये जो कर्व है, ये सेंट्रल पाथ है हमारे पास, तीसरा जो रास्ता है पाथ 3, इसके अलॉन्ग क्या वर्क डन आएगा वो देखते हैं बच्चों। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी अगर कर्व पास है, इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमने इस पूरे पाथ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया यूं करके। मैं ब्लैक से बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए। और जो भी हमारे पास वर्टिकल सेगमेंट्स हम उनको कह देते हैं डेल वाई, उसकी हाइट को, उसके अलाउंग जो डिस्प्लेसमेंट है। और जो हॉरिजॉन्टल है उनको मैं कोई नाम नहीं दे रही। नाम ना देने की वजह ये कि तमाम हॉरिजॉन्टल पाथ्स के अलाउंग जितना भी वर्क डन होगा हमारे पास, जैसे ये BC है AD के अलाउंग था बच्चों, वो तो 0 होगा क्योंकि वहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल हमारे पास आता है 90 डिग्री। तो अगर हम पाथ वर्क डन कैलकुलेट करें, अलोंग थर्ड पाथ यानी कि AB के, तो हमारे पास हम सपोज करेंगे कि वर्क डन अलोंग ऑल हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स, हॉरिजॉन्टल पैचेस इज 0। अब वर्टिकल पाथ्स जो हैं उनका वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? वो तमाम सेगमेंट्स का, यानी इस वर्टिकल कंपोनेंट का जो वर्क डन है, इसका हम सबको ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन निकल आएगा हमारे पास। तो अगर हम टोटल वर्क डन यहाँ पर निकालना चाहते हैं WAB, तो हम लिखेंगे जो हमारे पास फार्मूला है, जैसे W = FD cos थीटा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास डेल वाई है, तो मैं फोर्स को कह देती हूँ mg डेल y1 पहले वाले कंपोनेंट का, प्लस, बल्कि अगर हमारे पास जो वर्टिकल है तो उनमें माइनस आता है हमारे पास, तो हम इसके साथ माइनस यहीं पर लगा देते हैं, -mg डेल y2 अप टू सो ऑन -mg डेल yn। अगर बच्चों मैं यहाँ से माइनस और mg कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास ये आएगा डेल y1 प्लस डेल y2 अप टू डेल yn। तो मैं इन तमाम को, यानी मेरे पास y की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको h कह देती हूँ यहाँ पर, डेल y1 प्लस डेल y2 अप टू सो ऑन डेल yn। मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये h है, तो मेरे पास ये बनेगा -mgh। तो बच्चों देखिए मैंने 3 पाथ्स फॉलो किए हैं। ये फर्स्ट पाथ था ADB, दूसरा था ACB, तीसरा था AB, और उन तीनों के अलावा मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की जो रेंज है उसमें जो वर्क डन मैंने कैलकुलेट किया वो सेम आ रहा है। WADB का भी -mgh, WACB का -mgh और WAB का भी -mgh। हमें पता चला कि ग्रेविटेशन फील्ड दरअसल कंजर्वेटिव फील्ड है, इसमें आप जो भी पाथ फॉलो करें आपके पास वर्क डन जो है कांस्टेंट रहता है। तो कंक्लूजन हम यूं लिख सकते हैं इसकी, कंक्लूजन ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड because work done is independent of the path followed।
वर्क डन की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो ये था, हमने वर्क डन कैलकुलेट किया ग्रेविटेशनल फील्ड में। ये भी डिस्कवर किया कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। ऑल्सो हमने देखा कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कॉन्टेक्टलेस फोर्स है और ये हर ऑब्जेक्ट की होती है। बच्चों आई होप आप लोग को आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो इंशाल्लाह ताला इसको क्लास में देखेंगे, जो पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे।